Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik, and today we are going to do questions on Chapter 2.2 in International Trade Finance. So ये चैप्टर मेनली रहने वाला है कि ट्रेड ट्रांजेक्शन फर्दर किस तरह से होती है, टाइप ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के एग्जाम में अपेयर होने का सोच रहे हो एंड यू हैव नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स येट, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप। एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है। कोर्स में इनरोल करने से आपको फ़ायदा ये होगा दैट यू विल गेट फुल कंसेप्चुअल वीडियोस फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देन उसके बाद आपके रिवीजन के लिए आपको वीडियो क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यू विल हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, एंड for exam day revision you also get the notes in e-PDF form. So do enroll in the course if you are appearing in this exam. Now let's start with our questions. Chapter 2.2, question number 1. In the context of invisible trade, which scenario best illustrates the regulatory challenge of due diligence without physical verification? तो हमने ये पढ़ा था कि ट्रेड होता है दो तरह का, एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड इज मोस्ट कॉमन दैट वी यूजुअली थिंक ट्रेड इज कि जब हम गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं, बट वी नो दैट नाउ डेज सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है, तो उसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज, लॉ के रिलेटेड चैलेंज क्या आता है, क्योंकि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, तो वो चैलेंज हमने बताना है। सो ऑप्शन ए इज एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो जैसे ही मैंने फ्रेश फ्रूट्स देखा, आई विल स्टॉप रीडिंग बिकॉज इनविजिबल ट्रेड की बात हो रही है, फ्रूट्स विजिबल हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रिमोटली बाय द डेवलपर इन बायर्स सिस्टम। तो ये हो गया हमारा इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि उसने रिमोटली अपने घर पे बैठे बैठे दूसरे कंट्री में उसने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। एंड ये चीज़ को वेरीफाई करना, ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एंड इससे क्या हो रही है, टैक्सेशन में उनको दिक्कत आ रही है। एंड सो ऑप्शन बी इज द रेगुलेटरी चैलेंज ऑफ इनविजिबल ट्रेड। Question number 2. Why did India adopt a counter trade mechanism with Iran during its embargo period? तो ईरान के ऊपर एम्बार्गो लगा था, जहाँ पे ईरान को हम यूएसडी या यूरो में पेमेंट नहीं कर सकते। वी नो कि यूएसडी एंड यूरो वाला एम्बार्गो उन पे अभी भी चल रहा है, राइट। तो बट ईरान से हम पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे थे, कार्गो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, बट हम उनको पेमेंट नहीं कर सकते। तो उसका एक काउंटर उन्होंने क्या निकाला था, दैट वी विल इम्पोर्ट क्रूड ऑयल एंड अगेंस्ट दैट हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स। सो इम्पोर्ट की पेमेंट जो है वो सेटल करेंसी से नहीं हो रही थी, रादर गुड्स से हो रही थी। वी वर यूजिंग अ बार्टर सिस्टम, राइट। तो ये क्यों अडॉप्ट करा था, क्योंकि यूएसडी और यूरो वाली पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है ईरान के ऊपर। Then we have question number 3. In merchanting trade, तो merchanting trade क्या था? So जब एक पर्सन इंडिया में बैठा है, राइट, एंड वो क्या कर रहा है, एक कंट्री दुबई से सामान खरीद रहा है और उसको दूसरी कंट्री में सेल कर रहा है विदाउट द गुड्स एक्चुअली एंटरिंग इन इंडिया। उसने इम्पोर्ट भी कर लिया, उसने एक्सपोर्ट भी कर लिया, बट गुड्स फिजिकली इंडिया में एंटर नहीं हुए। जस्ट इंडिया में क्या एंटर हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स। सो दिस इज योर मर्चेंटिंग ट्रेड। तो मर्चेंटिंग ट्रेड में वो पूछ रहे हैं कि गुड्स का क्या होता है। गुड्स ऑलवेज पास थ्रू कस्टम टेरिटरी ऑफ इंटरमीडिएरी कंट्री। अब यहाँ पे इंटरमीडिएरी कौन है, जो इंडिया में पर्सन है। क्या इंडिया में गुड्स आए? नो। आर शिप डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर कंट्री टू द बायर्स कंट्री? यस। तो इसमें मर्चेंटिंग ट्रेड में इस तरह से होती है ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द की डिफरेंशिएटर बिटवीन मर्चेंटिंग ट्रेड एंड हाई सीज सेल? तो दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे। मर्चेंटिंग ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि इंटरमीडिएरी इंडिया में है एंड या एक कंट्री में है, उसने एक सप्लायर कंट्री से सामान खरीद के सीधा बायर को पहुंचा दिया। देन वी हैव हाई सीज सेल। अब हाई सीज सेल डिफरेंट हो जाती है। मान लो कि आप इंडिया में हो एंड आपने जापान से कुछ मशीनरी इंपोर्ट करी है,
राइट। गुड्स अभी ट्रांजिट में ही है एंड आपने क्या किया, आपने एबीसी लिमिटेड ने गुड्स ऑलरेडी सेल कर दिए एक्स वाई जी को, जबकि गुड्स अभी ट्रांजिट में ही है। मतलब रास्ते में ही गुड्स की ऑनरशिप एबीसी से किससे पास हो गई, एक्स वाई जी पे पास हो गई है। एंड दिस इज कॉल्ड योर हाई सीज सेल। तो फर्क क्या है इसमें, दो फर्क है। सबसे पहले तो मर्चेंटिंग ट्रेड में गुड्स कभी भी इंडिया की टेरिटरी में एंटर नहीं होते। ये सेम चीज हाई सीज सेल में भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये डिफाइन नहीं करा है कि हाई सीज सेल इंडिया के बायर को ही हो रही है या किसी बाहर वाले पर्सन को हो रही है, राइट। तो ये चीज हो सकती है उसमें भी। सेकंड डिफरेंस क्या है, मर्चेंटिंग ट्रेड में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें मालूम था कि हम गुड्स इंडिया में नहीं लाने वाले, बट हाई सीज सेल starts as a normal import transaction but it turns into high sea sale अगर हम ट्रांजिट में सेल कर देते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएटर क्या है इसमें, द टाइप ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, नो, द टाइमिंग ऑफ डिसीजन टू सेल टू द फाइनल बायर। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में पता था हमारा बायर कौन है, यहाँ पे हमें ट्रांजिट में हमने डिसाइड किया, तो दैट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन 5, इन अ हाई सी सेल द हाई सीज बायर फाइल्स बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री वो फाइल करता है इन द नेम ऑफ ओवरसीज सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है उसके नाम पे, या इन द नेम, in the name of HSS seller excluding buyer details, or in the name of buyer, in buyer's name but also reflecting HSS seller and agreement. So this is the correct answer, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बिल ऑफ एंट्री जो होती है ना, उसमें आपको इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तो वो ओरिजिनल बायर के नाम पे ही होगी एंड उसमें मेंशन होगा कि HSS सेल हमने करी है, ये हमारी एग्रीमेंट है एंड दिस इज द HSS बायर, ओके, एंड HSS सेलर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, वाई आर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट क्रूशियल इन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। ये क्या होते हैं, जो पेमेंट गेटवे होते हैं, जब भी हम वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे आते हैं ना, अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज रेजर पे या फिर पेपाल, ये सब क्या करते हैं, वेबसाइट्स पे आपको पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। ग्लोबली क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने देखना है क्रॉस बॉर्डर में। सो दे एलिमिनेट द नीड फॉर आरबीआई अप्रूवल, नो, आरबीआई का अप्रूवल तो आपको गेटवे पेमेंट के लिए लेना ही पड़ता है। दे अलाउ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इन आईएनआर आफ्टर डिडक्टिंग मार्केट प्लेस एंड पीजी चार्जेस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो दूसरी कंट्रीज में, तो आपको पेमेंट हो सकता है फॉरेन करेंसी में आ रहा हो, लेकिन पेमेंट गेटवे क्या करेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके चार्जेस डिडक्ट करके आईएनआर में ही पेमेंट करता है। पेपाल भी ऐसे ही करता है, रेजर पे भी ऐसे ही करता है। ओके, so option number B. Then we have question 7. Which of the following is not typically part of invisible trade? Invisible trade क्या था, जहाँ पे हम services, intellectual property, ये सारी चीजें सेल कर रहे हैं। So क्या उस चीज का पार्ट नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज क्या इनविजिबल ट्रेड है? यस। फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो टूरिस्ट आके हमारी कंट्री में स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो भी इनविजिबल ट्रेड है? यस, इट इज इनविजिबल। रिमिटेंस ऑफ वेजेस बाय ओवरसीज वर्कर टू देयर होम कंट्री, जो वो गुड्स वेजेस यहाँ पे भेज रहे हैं वो भी इनविजिबल ट्रेड है। बट इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनविजिबल ट्रेड में गुड्स कभी भी नहीं आते, तो ये इनविजिबल ट्रेड का पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्राइमरी एडवांटेज डज मर्चेंटिंग ट्रेड ऑफर टू ट्रेडर्स। तो मर्चेंटिंग ट्रेड से ट्रेडर को क्या एडवांटेज होता है ये हमने बताना है। अवॉइडेंस ऑफ करेंसी कन्वर्जन रिस्क इंटायरली, क्या करेंसी कन्वर्जन का रिस्क रिमूव हो गया? आई वुड से रादर इंक्रीज हो गया, बिकॉज आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां पे भी रिस्क है, एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे भी रिस्क है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लेवरेजिंग प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड, क्योंकि वो पर्सन ने क्या देखा कि एक कंट्री यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा चीपर मिल रही है एंड यहाँ पे उसको वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे सेल कर सकता है, तो उसने वो प्राइसिंग डिफरेंस को देख के उस चीज का एडवांटेज लिया है। ओके, so that is the primary advantage of merchanting trade. Question 9. In high seas sale transaction, why must HSS buyer pass the bill of entry back to HSS seller after custom clearance? क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जब भी एक इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है तो हमें फैमा रूल्स के अंदर उसको क्या करना पड़ता है,
क्लियर करना पड़ता है कि हमने अगर इंपोर्ट किया तो हमने आउटवर्ड रिमिटेंस कर दी है, एंड अगर हमारा इंपोर्ट हुआ है तो इनवर्ड रिमिटेंस उसकी हो गई है, राइट। ये फेमो रूल्स में आपको पढ़ाया था, याद होगा अच्छे से। तो इस रीजन से जब हम HSS सेल कर देते हैं, हाई सीज सेल कर देते हैं, तो हमारी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन की पेमेंट तो हमने फिर भी कंप्लीट करी है, तो इसलिए हमें बिल ऑफ एंट्री पास ऑन करना होता है, ठीक है। सो फॉर सबमिशन टू AD बैंक टू क्लोज द आउटवर्ड रेमिटेंस एंट्री। Then we have question number 10. Why is invisible trade becoming increasingly dominant globally? Globally invisible trade इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो उसका रीज़न क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन लो कॉस्ट लोकेशन, क्योंकि जो चीपर कंट्री, जैसे जो कंट्रीज जहाँ पर करेंसी डेप्रिशिएटेड है, करेंसी उनकी वीकर है, तो वहाँ पे वहाँ की स्किल्ड लेबर उनको, कंट्रीज को क्या पड़ती है? सस्ती पड़ती है। एग्जाम्पल, इंडिया में जो है IT की सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, इंडिया में BPO बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज इंडिया की करेंसी वीकर है एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज। Question number 11. During the Soviet era, counter trade between India and USSR, which mechanism was typically used? तो कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा था मेनली? इट वाज बार्टर ऑफ गुड्स, जो हमने ईरान के केस में भी एक्सप्लेन करा कि हम डायरेक्ट USD या किसी और मेजर करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, गुड्स के बदले गुड्स ट्रांसफर करते हैं, दैट्स हाउ वी सेटल द पेमेंट। Now, question 12. In merchanting trade, RBI's primary regulatory focus is on what? तो मर्चेंटिंग ट्रेड की सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है, दैट इज गुड्स मस्ट नॉट एंटर इंडिया, ओके, या इंटरमीडिएरी कंट्री। मैं इंडिया इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम लोगों के लिए समझना इजी है, राइट। तो इसमें क्या है, प्रिवेंटिंग ट्रेड इन प्रोहिबिटेड गुड्स ओनली, दैट इज नॉट ट्रू। सिर्फ ये मेन उनका कंसर्न नहीं होता। इंश्योरिंग दैट गुड्स डू नॉट एंटर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड पेमेंट्स आर प्रॉपरली रूटेड। Question 13. Which step in e-commerce exploit directly involving deduction of market price charges before remittance to the exporter? तो ये हमने पढ़ा था कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं जब, तो अपने आप हमारे पास करेंसी कन्वर्ट होके मार्केट प्राइस चार्जेस कट के पैसे किस में आते हैं? जब हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की सर्विसेज यूज करते हैं। सो दिस ऑप्शन बी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ पेमेंट बाय बायर टू पेमेंट गेटवे, इससे तो हमारा डिडक्शन नहीं होता। एक्सपोर्टर रजिस्टरिंग विद मार्केट प्लेस, कस्टम क्लियरेंस, ये सारे क्या हैं? बाकी स्टेप्स हैं। What is the key reason regulatory authorities are creating specific system for invisible transaction? इनविजिबल ट्रांजेक्शन के लिए सिस्टम क्यों अलग से क्रिएट हुए जा रहे हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म एक होता है जो हमें करना पड़ता है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, जिसमें कब, जब भी हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये किसको देना होता है? STPI को देना होता है, सॉफ्टवेयर ट्रेड पार्क्स ऑफ इंडिया, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस लाई जा रही हैं स्पेसिफिकली? बिकॉज इनविजिबल ट्रेड क्या है, इट इज़ हार्डर टू डिटेक्ट। आप फिजिकली तो गुड्स जा नहीं रहे हैं, हमारे लिए वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं। दे इन्वॉल्व हायर ट्रांजेक्शन वैल्यू देन विजिबल ट्रेड, दे कैन नॉट बी फिजिकली वेरीफाइड, रिक्वायर्स enhanced due diligence. Option number B is the reason. Then we have question number 15. The flow of goods in merchanting trade differs from e-commerce export mainly because e-commerce export से डिफरेंट क्यों है हमारा मर्चेंटिंग ट्रेड? ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, फिजिकल एंट्री होती है कंट्री में, राइट। बट मर्चेंटिंग ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, हम खरीद किसी और कंट्री से रहे हैं, सेल कहीं और कर रहे हैं। सो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इन्वॉल्व फिजिकल एंट्री इनटू डोमेस्टिक एरिया, राइट। Merchanting trade never enter the merchant's domestic custom territory. Merchanting trade always involve high value goods and unlike, ये भी incorrect है। E-commerce export cannot be conducted without merchanting trade. ऐसा भी ट्रू नहीं हो सकता कि हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर सेल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि ई-कॉमर्स में भी हम बाहर से कहीं से परचेज करके सेल कर रहे हैं, तो फिजिकल एंट्री भी कंपल्सरी नहीं है वहाँ पे। सो दिस इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन 16, इन high seas sale the agreement between HSS seller and buyer is executed। कब कब एग्जीक्यूट होती है वो एग्रीमेंट? जब गुड्स क्या होते हैं, अभी भी ट्रांजिट में होते हैं, राइट। तो आफ्टर गुड्स अराइव एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जब गुड्स पहुंच गए तब सेल होगा तो आईसी सेल है? नहीं। वाइल द गुड्स आर इन ट्रांजिट बट आफ्टर दे हैव डिपार्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर है फॉर हाई सीज सेल। क्वेश्चन 17, काउंटर ट्रेड इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन। तो काउंटर ट्रेड को हम कब यूज करते हैं? जब अ कंट्री फेड्स फॉरेन करेंसी रिजर्व, फेसेस फॉरेन करेंसी रिजर्व शॉर्टेज, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होती है, क्या तब हम काउंटर ट्रेड यूज करते हैं? यस, बिकॉज हमारे पास गुड्स, मतलब हम करेंसी में पेमेंट करने की जगह गुड्स में पेमेंट कर देंगे। इंटरनेशनल सैंक्शन रिस्ट्रिक्ट करेंसी पेमेंट्स, तब भी हम करते हैं उनको यूज। टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग कन्वर्टेबल करेंसी रिजर्व, तो उनके वो कंट्रीज के पास क्या है? करेंसी रिजर्व्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है? नो। अगर करेंसी रिजर्व स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम यहाँ पर करेंसी में ही पेमेंट कर देंगे, हम काउंटर ट्रेड क्यों करेंगे? ट्रेड इन्वॉल्व गुड्स ऑफ सिमिलर मार्केट वैल्यू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब सेम मार्केट वैल्यू की गुड्स का ट्रेड हो रहा है तो हम इजीली उसको सेटल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, what is the main logistical challenge in invisible trade compared to visible trade? तो invisible trade में हमारे पास क्या चैलेंज है जो visible trade में नहीं है? ग्रेटर कस्टम क्लियरेंस डिले, क्या इनविजिबल ट्रेड में कस्टम क्लियरेंस डिले हो रही है? नो। डिटर्मिनिंग एचएस कोड फॉर इंटेंजिबल सर्विसेज, क्या ये चैलेंज है? यस। वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ सर्विसेज विदाउट फिजिकल इंस्पेक्शन, क्योंकि फिजिकल इंस्पेक्शन करना मुश्किल है? ट्रू। सिक्योरिंग वेयर हाउस स्पेस फॉर सर्विस एक्सपोर्टर, क्या वेयर हाउसिंग स्पेस चाहिए सर्विस एक्सपोर्टर को? नो। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है। सो क्वेश्चन 18 में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मेनली बिकॉज दिस इज द मेन चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। Then we have question 19. Why might RBI regulate merchanting trade more stringently than high seas sale? Merchanting trade को ज़्यादा स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो करेंगे एज कम्पेयर टू हाई सीज सेल? बिकॉज हाई सीज सेल्स में अल्टीमेटली गुड्स इंडिया में एंटर हो रहे हैं, तो हम फिर भी उसको फिजिकली वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। बट मर्चेंटिंग ट्रेड में क्या है? गुड्स इंडिया में एंटर नहीं हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बोथ लेग्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आर कम्प्लीटली क्लोज्ड, राइट। तो वाई माइट आरबीआई, तो उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों है? हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलीगल आर्म ट्रेड इन मर्चेंटिंग, क्या इलीगल आर्म ट्रेड हो रहे हैं? ये मेन रीज़न नहीं है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फंड्स विदाउट डोमेस्टिक एंट्री, सो दिस इज द मेन रीज़न जहाँ पे रेगुलेशन की ज़्यादा नीड है। India's e-commerce export growth for 2030 is based on what? तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ का टारगेट हमने पढ़ा था वो क्या था? That we want to achieve 1 trillion of total export with 350 billion of e-commerce export, एंड अभी हम तक हमारा आई थिंक 2 से 3 बिलियन का ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मर्चेंटिंग ट्रेड? तो मर्चेंटिंग ट्रेड के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गुड्स मस्ट नॉट एंटर डोमेस्टिक कस्टम टेरिटरी, दिस इज करेक्ट। आरबीआई इशू गाइडलाइंस फॉर सच ट्रेड, यस। पेमेंट इज ऑलवेज मेड इन मर्चेंट्स डोमेस्टिक करेंसी, दिस इज नॉट नेसेसरी, पेमेंट किसी करेंसी में भी हो सकती है। The final buyer is decided before the trade begins. So this is the correct point. And यही main difference है between merchanting and HSS sale, right? तो A, B and D are correct. So ये वाला option correct हो गया. Then question 22. Regarding high seas sale. Goods are sold after departure from port of loading but before arrival at destination. हमने गुड्स सेल कब कर दिए? आफ्टर डिपार्चर, जब गुड्स किसी
पोर्ट से डिपार्ट हो गए बट डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले, यस। द बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड इन बायर्स नेम ओनली एक्सक्लूडिंग सेलर डिटेल। हमने क्या पढ़ा, हाई सी सेल में HSS सेलर की डिटेल डालनी जरूरी है क्योंकि उसको अपना आउटवर्ड रिमिटेंस क्लियर करवाना है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। HSS buyer pay in INR to HSS seller, yes. HSS seller pays overseas supplier as per original contract। जो HSS सेलर है वो मेन सप्लायर को क्या कर देगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट कर देगा। तो A, C and D आर आवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 23, इन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अकाउंट रिक्वायर RBI अप्रूवल, यस। हम कभी भी पेपाल या किसी पे भी अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें RBI से, RBI की रेगुलेटेड अकाउंट से होते हैं ये, तो RBI का अप्रूवल हमेशा चाहिए होता है। एक्सपोर्ट प्रोसीड आर क्रेडिटेड बिफोर डिडक्शन ऑफ मार्केट प्लेस चार्जेस। जब आपको पैसे आते हैं बैंक में, रिमिट होते हैं फाइनल, वो क्या है आपके आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्जेस होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेलर्स कैन ऑपरेट विया देयर वेब ऑन वेबसाइट और मार्केट प्लेस, अपनी खुद की वेबसाइट या मार्केट प्लेस से वो कर सकते हैं, ट्रू। एंड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रिमिट्स INR टू एक्सपोर्टर्स बैंक, तो एक्सपोर्टर के बैंक में वो INR रिमिट करते हैं, ट्रू। तो A, C and D आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, काउंटर ट्रेड टिपिकली अकर्स व्हेन। तो काउंटर ट्रेड कब होता है, जब इंटरनेशनल एम्बार्गो की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, राइट। करेंसी रिजर्व हमारे बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे पास करेंसी रिजर्व बहुत ज़्यादा है तो फिर हम करेंसी में ही पेमेंट कर देंगे, काउंटर ट्रेड क्यों करेंगे, तो ये इनकरेक्ट है। पेमेंट इज सेटल्ड थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ करेंसी, राइट, काउंटर ट्रेड यही होता है। एंड बोथ कंट्रीज विश टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सो A, C and D आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 25, इनविजिबल ट्रेड में क्या क्या आता है। टूरिज्म अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, टूरिज्म अर्निंग जो हमारी कंट्री में हो रही है दैट इज इंक्लूडेड। रिमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज वर्कर भी इनविजिबल ट्रेड में आ जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं आएंगे। BPO सर्विसेज जो डिलीवर करी वो भी आ जाएंगे, तो A, B and D आर योर करेक्ट आंसर। अब बताना है RBI की रेगुलेशंस मर्चेंटिंग ट्रेड के बारे में क्या है एंड इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। गुड्स शुड बी शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स कंट्री टू बायर्स कंट्री विदाउट एंटरिंग मर्चेंट कंट्री, ये करेक्ट है। द मर्चेंट मस्ट रिप्लेस सप्लायर्स इनवॉइस विद देयर ओन, जो सप्लायर का इनवॉइस है उसको चेंज करके अपना नया इनवॉइस इशू करेगा ताकि बायर को दूसरा प्राइस दे सके। देन RBI mandates द मर्चेंटिंग ट्रेड मस्ट ओनली इन्वॉल्व गुड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या ये ट्रू है। अगर गुड्स इंडियन ओरिजिन के हुए मतलब इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी तो कवर होगी, बट हमने क्या बोला, मर्चेंटिंग ट्रेड में गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देन मर्चेंटिंग ट्रांजेक्शन आर परमिटेड ओनली इफ मर्चेंट कैन डेमोस्ट्रेट नॉलेज ऑफ बोथ सप्लायर एंड बायर, जब उसको नॉलेज होगी तभी वो कर सकता है, राइट। तो A, B and D are correct. Then question 27, for a high seas sale transaction which statement accurately reflect procedural and payment flow. HSS agreement is executed while goods are in transit before arrival at destination. जो agreement execute हुई है goods transit में है, yes, and HSS buyer makes payment in INR to seller who then pays overseas supplier, this is also correct. Bill of entry is filed only after vessel arrival and must include reference to HSS agreement, ये भी करेक्ट है। HSS buyer payment to HSS seller is routed through online payment gateway for RBI compliance, कहीं पे भी ऐसी हमने कंडीशन नहीं पड़ी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को यूज करना पड़ेगा, सो ये ऑप्शन इररेलेवेंट है। A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 विजन विच आर करेक्ट। Exporter can list goods on their own website or through an international marketplace, yes, वो कर सकते हैं। Buyer makes payment to payment gateway which routes funds via online payment gateway after deduction. Online payment gateway must obtain RBI approval to operate the settlement account, ये भी correct है। Current e-commerce export from India are already over
300 बिलियन एनुअली, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि अभी इंडिया के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 2-3 बिलियन USD. So A, B and C are correct. Which statement are counter trade about counter trade reflect its core nature and application? सो काउंटर ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट किससे कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से रादर देन हार्ड करेंसी, राइट. इट हैज बीन यूज्ड हिस्टोरिकली बिटवीन इंडिया एंड USSR एंड ऑल्सो विद ईरान. यस. इट एलिमिनेट्स ऑल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इन ट्रेड ट्रांजेक्शन, ये भी ट्रू है. इट कैन इन्वॉल्व एस्क्रो अकाउंट फॉर पार्किंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन फॉरेन बैंक फॉर लेटर इम्पोर्ट. तो काउंटर ट्रेड में हम करेंसी में डील कर ही नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओके, सो जस्ट अ करेक्शन हियर कि यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें एक केस था. इन केस ऑफ रोमानिया, इंडिया क्या करता था, रोमानिया से ट्रेड करने से पहले वो एक्सपोर्ट प्रोसीज को एक एक्सक्रो अकाउंट में यूज़ करते थे, एंड जब इंपोर्ट करके सेटल हो जाती थी पेमेंट, देन वो फंड्स फ्री कर सकते थे आप. सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. एंड फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर थोड़ा सा रहता है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ योर काउंटर ट्रेड, बिकॉज अगर हम मान लो हमने गुड्स जो ट्रेड कर रहे हैं हम, अगर उसकी प्राइसिंग हम फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स का एक्सपोजर आ जाता है. नाउ जब हम काउंटर ट्रेड कर रहे हैं एंड वी वांट टू, बोथ द कंट्रीज वांट टू अवॉइड फॉरेन एक्सपोजर, तब उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को यूज कर सकते हैं, बट फॉरेक्स एक्सपोजर आ सकता है अगर आप फॉरेन करेंसी को यूज कर रहे हो. सो ऑप्शन A, B and D आर करेक्ट हियर. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30. रिगार्डिंग इनविजिबल ट्रेड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट. तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें. इट इंक्लूड टूरिज्म, रेमिटेंस एंड BPO सर्विसेज. यस. इन्वॉल्व्स नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स मेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इम्पॉसिबल. तो इनविजिबल ट्रेड में विद इनविजिबल ट्रेड में फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, राइट. इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट ड्यू टू राइजिंग स्किल्ड मैन पावर इन लो कॉस्ट इकोनॉमी. is exempt from all regulatory oversight since no intangible goods are traded. ये ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट इसमें होती है, स्पेशल रेगुलेशन इस पे लगाए जाते हैं. सो A, B and C आर योर करेक्ट ऑप्शन. एंड ये हमारा हो गया चैप्टर 2.2 कवर. आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे सारे ट्रेड ट्रांजेक्शन के टाइप, एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इन अ बेटर वे. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विल सी इन अदर लेक्चर्स. बाय बाय.